अभिषेक, संदीप और विजय बहुत सालों के बाद मिले थे। कॉलेज के दोस्तों को पार्टी तो करनी ही थी, तो अभिषेक के पुराने खाली पड़े मकान की छत पर ही सारा सामान लेकर बैठ गए। सालों से दफन पड़ी कहानियां, बातें और किस्से सब एक एक करके वापस आ रहे थे। बातों बातों में उसी घर का जिक्र हुआ जिसके छत पर ये लोग बैठे थे। संदीप और विजय बार बार उस दिन की बात पूछ रहे थे, जिसके बाद से कॉलेज में भी अभिषेक शांत रहता था। अभिषेक थोड़ी देर चुप रहा और उसके बाद बोला, उस दिन मैं कॉलेज से थोड़ा जल्दी ही लौटा था। तुम दोनों टूर्नामेंट खेलने दिल्ली गए हुए थे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि घर जाकर आराम कर लूं। घर पहुंचा तो देखा चारों तरफ भीड़ लगी थी। इसी घर में नीचे वाले माले पर वर्मा अंकल, उनकी बीवी और उनकी बेटी सोनाली रहते थे। मुझे गेट के बाहर से ही वर्मा आंटी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो रोने की आवाज़ मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरी माँ और मोहल्ले के और लोग उन्हें किसी तरह चुप कराने की कोशिश कर रहे थे और वर्मा अंकल एक कोने में सिर पर हाथ रखे बैठे थे। कमरे में पंखे से आंटी की साड़ी से बंधी सोनाली की लाश लटकी हुई थी। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। हम में से कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि सोनाली कभी ऐसा करेगी। कमरे में एक सुसाइड नोट भी था, जिससे पता चला कि उसे किसी लड़के से प्यार था, जिसका अपने कॉलेज की क्लासमेट से अफेयर होने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। पुलिस ने जब उसकी लाश उतारी तो साड़ी को खोला नहीं, बल्कि वहीं ऊपर से काट दिया। पुलिस वाले उसकी लाश को स्ट्रेचर पर बांध कर ले जा रहे थे कि स्ट्रेचर दरवाजे से टकराने वाला था। तो मैंने सोनाली की लाश के सिर पर हाथ रख दिया कि कहीं उसका सिर दरवाजे से टकरा ना जाए। पुलिस वालों ने वैन में उसकी लाश रखी और इंतजार करने लगे। पता नहीं क्यों मैं वैन के पास चला गया और मेरे वहां जाते ही जैसे आसपास का रोना धोना, चीखना चिल्लाना सब कुछ शांत हो गया और सोनाली जो लाश बन चुकी थी, मैंने और सिर्फ मैंने उसकी एक आवाज सुनी। तुमने मेरा सिर दरवाजे से लगने से बचाया और तुमने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी हमेशा के लिए। मैं उन 10 सेकंड में ही ठंडा पड़ गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और मेरी माँ रो रही थी। श्राद्ध हो जाने के कुछ दिन बाद वर्मा अंकल और आंटी इस घर को हमेशा के लिए खाली करके चले गए। हम लोग भी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। ये घर कई बार किराए पर देने की कोशिश की गई। बहुत लोग आए, लेकिन इस घर में आज तक कोई नहीं टिका और आज भी उस कटी हुई साड़ी का टुकड़ा वहीं लटका हुआ है। अभिषेक, संदीप और विजय उसी घर की छत पर पार्टी कर रहे थे जिस घर में कई साल पहले सोनाली ने सुसाइड किया था, और वो घर कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। अभिषेक यह सब बता ही रहा था कि संदीप ने हंसते हुए कहा, भाई, तू इतनी अच्छी कहानियां सुनाता है, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करता? यह सुनकर अभिषेक को बुरा लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, यकीन नहीं हो रहा ना? चल दिखाता हूं साड़ी का वो टुकड़ा। अभिषेक उन दोनों को अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में नीचे लेकर गया। खाली बड़े मकान में सिर्फ सीढ़ियों पर उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। पुराना परसों से बंद बड़ा दरवाजा खोला तो दरवाजे में बड़ी लंबी एक आवाज गई जो बेहद डरावनी थी। कमरे में अंदर जाकर मोबाइल की रोशनी में बिना ऊपर देखे ही अभिषेक बड़ी खुशी से बोला, वो देखो, देख रहा है कि नहीं? धूल भरी साड़ी का वह बंधा हुआ हिस्सा। संदीप और विजय के खुले हुए मुंह देखकर खुद अभिषेक भी पलटा और देखा। वहां कोई साड़ी का टुकड़ा नहीं बंधा था। अभिषेक ने उन दोनों से कहा, एक मिनट रुको, मैं फ्यूज रूम से लाइट ऑन करके आता हूं। यहीं पर है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इतना कहकर अभिषेक कमरे से बाहर निकल गया। फ्यूज रूम में पहुंचकर मेन स्विच ऑन किया। पूरे घर में एक एक करके सारी बत्तियां जल उठीं। वापस उसी कमरे में दौड़ता हुआ आया तो अभिषेक एकदम खुशी से उछल पड़ा। साड़ी का टुकड़ा वहां वैसे का वैसा ही लगा हुआ था, लेकिन संदीप और विजय वहां नहीं थे। उसने कमरे में इधर उधर देखा, दोनों कहीं नहीं दिखाई दिए। बाहर निकलकर अभिषेक चिल्लाया,
संदीप, विजय, अरे कहाँ मर गए तुम? अभिषेक चिल्लाते हुए मीटर रूम की तरफ जा ही रहा था कि जोर से मेन स्विच ऑफ करने की आवाज हुई और सारी बत्तियां बंद हो गईं। दोनों का नाम बार बार पुकारता हुआ अभिषेक मीटर रूम में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने आसपास देखा, लेकिन जब वहां कोई था ही नहीं तो उसे दिखता कैसे? अभिषेक ने वापस लाइट ऑन की और उसी कमरे की तरफ वापस जाने लगा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस कमरे से एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आवाज सुनकर अभिषेक दौड़ता हुआ कमरे की तरफ गया। संदीप और विजय ही होंगे, इतना तो पक्का था, लेकिन उसकी यह सोच धरी की धरी रह गई। जब वह अंदर उस कमरे में घुसा और देखा, कोने में रखी कुर्सी को कोई घसीटकर उसी बंधी हुई साड़ी के ठीक नीचे ले आया था। जमीन पर जमी धूल में कुर्सी घसीटने के निशान थे और कुर्सी के ऊपर 2 पैरों के निशान बने हुए थे। जैसे ही उसे समझ आया कि यहां कुछ गड़बड़ है, वह तुरंत वहां से ऊपर छत की ओर भागा। भागते भागते जब वह छत पर पहुंचा तो देखा संदीप और विजय वहीं बैठे बातचीत कर रहे थे। अभिषेक एकदम गुस्से में बोला, मैं कब से तुम दोनों को नीचे ढूंढ रहा हूँ और तुम दोनों मुझे वहीं छोड़कर यहाँ ऊपर गप्पे मार रहे हो। संदीप और विजय ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर एक साथ अभिषेक की तरफ देखा। संदीप ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है? हम लोग तो कब से यहीं बैठे हैं। तू ही अचानक नीचे गया था, हमें लगा शायद बाथरूम करने गया होगा। तू अगर ऊपर नहीं आता तो हम नीचे ही आने वाले थे तुझे देखने। यह सुनकर अभिषेक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, साले, तुम लोगों को मजाक लग रहा है। आओ, मैं दिखाता हूँ तुम दोनों को उस कमरे की सच्चाई। चलो मेरे साथ। इतना कहकर अभिषेक उन दोनों को अपने पीछे पीछे नीचे उसी कमरे के पास लेकर गया। छत से उतरते हुए और फिर कॉरिडोर में चलते हुए पूरे घर में बस उन्हीं के कदमों की आवाज गूंज रही थी। कमरे पर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और कहा, वो देखो, वही साड़ी का टुकड़ा जिससे लटक कर सोनाली ने अपनी जान दी थी। इतना कहकर अभिषेक पीछे पलटा, लेकिन उसके पीछे वहां कोई नहीं था। वह सामने घूमा। कमरे में न कुर्सी थी, न साड़ी का टुकड़ा और न ही उसके दोस्त। छत की ओर देखा, वहां से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा था। इसी पागलपन के बीच उसे कुछ सुनाई दिया, जिससे उसका ध्यान टूटा। संदीप और विजय उसे पुकार रहे थे, जो कि उसी कमरे के बाहर खिड़की पर थे और अभिषेक कमरे के अंदर बंद था। दरवाजा अंदर से लगाया हुआ था। अभिषेक दरवाजा खोलकर बाहर भागा और उसने पाया कि वो फिर से उसी कमरे में वापस आ गया है, जहां सोनाली ने आत्महत्या की थी। वहां जाकर देखा तो कुर्सी वापस पंखे के हुक के नीचे थी। हुक पर साड़ी का टुकड़ा बंधा हुआ था। कुर्सी पर किसी के पैरों के निशान थे और पूरे कमरे की दीवारों पर लिखा था, आई लव यू। और एक आवाज बार बार उसके बाएं से दाएं कान में गूंज रही थी, मैंने मना किया था ना, मना किया था। किसी को मत बताना, मेरे बारे में किसी को मत बताना। अभिषेक के ठीक पीछे कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। अभिषेक के पास चाहकर भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह चारों ओर दौड़ा, लेकिन न दरवाजा खुला न ही खिड़की। जब उसने बाहर खिड़की से झांका तो संदीप और विजय ने देखा अभिषेक उसी हुक पर एक साड़ी बांध रहा था और हंसता हंसता अपने आप से बातें कर रहा था। तू भी ना पागल है। आ रहा हूँ बाबा, 5 मिनट रुकना। एक हेल्प तो कर नहीं रही मेरी, इसे अच्छे से टाइट बांधूंगा, तभी तो जल्दी तेरे पास आऊंगा। संदीप और विजय जोर जोर से खिड़की पीटने लगे। खिड़की पर होती धम धम सुनकर जैसे अभिषेक नींद से जागा हो, वह आंखें मलता हुआ इधर उधर देखने लगा और फिर हार कर आखिर में अभिषेक खुद ही रो पड़ा। घुटनों पर बैठकर रोते हुए बोला, मैं नहीं जानता था तुम्हारे बारे में, मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में क्या है। मैं तो हमेशा तुम्हें अपना दोस्त मानता था, तुमने मुझे गलत समझा था। मेरी गर्लफ्रेंड थी जो आज मेरी बीवी है, मेरी एक बेटी है। उन दोनों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। सोनाली अभिषेक से प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई थी।
अभिषेक उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त ही मानता था। सोनाली ने हमेशा पढ़ाई लिखाई, डांस, सिंगिंग और अपने सारे टैलेंट्स में बहुत अच्छा किया, लेकिन जब प्यार में हार गई तो जी नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। कहते हैं प्यार में इंसान कभी कभी इतना खुदगर्ज हो जाता है कि यह भी भूल जाता है कि उसके प्यार से ही उसके प्यार को सबसे ज्यादा चोट लग जाती है। अभिषेक की दिमागी हालत आज की तारीख में ठीक नहीं है। जिस घर में कोई कदम नहीं रख सकता, आज वह अकेला वहीं रहता है, पागलों की तरह, और उस कमरे से बाहर नहीं निकलता। वह खंडहर आज अभिषेक का घर है।